सिल्वर मून ने शांत होकर कहा। ये चूंकि मास्टर ने खुद मुझसे पूछा है तो मैं साफ साफ कहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मास्टर का आगे का क्या प्लान है? अगर कोई और योजना नहीं है तो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में रुक जाना कोई बुरा फैसला नहीं होगा। वो दोनों अर्ली नासेंट सोल कल्टिवेटर्स आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे अगर आप रुकते हो। और वैसे भी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं है। ये मास्टर को अच्छी खासी सपोर्ट दे सकता है। हाँ, अगर मास्टर की कोई और योजना है तो ये बात छोड़ ही देते हैं। कोई भी इतनी आसानी से एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो वेग्रेंट ही क्यों ना हो। हान ली ने शांत लहजे में कहा। फिलहाल के लिए मेरे पास कोई ठोस योजना नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ साल मुझे अपनी नासेंट सोल को मजबूत करने में लगाने होंगे। मुझे दूर पश्चिम जाना होगा ताकि ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की आखिरी 3 लेयर्स हासिल कर सकूं। साथ ही मुझे एक दिन स्टेट ऑफ युआनवू भी जाना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले एक वादा किया था कि उस देश में फ्यू क्लैन को खत्म करूंगा। मुझे नहीं पता कि उनका 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के फ्यू क्लैन से कोई रिश्ता है या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद सिल्वर मून ने सुझाव दिया। अगर ऐसा है तो मास्टर को ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में ही रहना चाहिए। अगर मास्टर को दूसरे नेसेंट सोल कल्टिवेटर से गाइडेंस मिलती है तो आपकी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अकेले रहकर कुछ खास हासिल नहीं होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, हान ली ने कहा। अब मैं थक चुका हूँ, तुम जा सकती हो। उसने सिल्वर मून के सुझाव का सीधे जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। सिल्वर मून ने सिर एक तरफ झुकाया, हन ली को जाते हुए देखा और सोच में पड़ गई। फिर वो भी हॉल से बाहर निकल गई। अपने कमरे में पत्थर के बिस्तर पर लेटे हुए हान ली छत की ओर देखते हुए सोच में डूब गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उसे अपनी नेसेंट सोल बनने का अनुभव याद आया तो उसके दिल में डर भर गया। बाहर से देखने में भले ही नेसेंट सोल बनाना आसान लगे, लेकिन असल में ये बेहद खतरनाक था। कोर के टूटते ही पूरे शरीर की मेरिडियंस उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। सच कहें तो वो दर्द इतना था कि किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन चूंकि उसकी कल्टीवेशन उसी स्तर के औरों से कहीं ज्यादा गहरी थी, इसलिए वो सह सका। जाहिर है, नाइनकल स्पिरिट जिनसिंग पिल का असर भी बहुत जबरदस्त था, वरना हान ली को शक है कि वो बीच में ही बेहोश हो जाता। शैटर्ड कोर स्टेज खुद में बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन उसके बाद आने वाला इनर डीमन बैकलैश उससे भी कई गुना ज्यादा भयानक था। सोल नर्चरिंग वुड बीड्स, मेट्रन स्क्रीन बीड्स और बाकी सोल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर्स, साथ ही सोल टेम्परिंग पिल की मदद से हान ली को उम्मीद थी कि वो ये चरण आसानी से पार कर लेगा। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इनर डीमन बैकलैश की चालाकी और क्रूरता इतनी ज्यादा होगी कि वो दंत कथाओं से भी कहीं अधिक निकलेगा। इनर डीमंस ने हान ली को उसके सबसे गहरे डर और नफरतों का सामना कराया जो उसने अपने दिल में छुपा रखी थीं। उस समय वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब एक इल्यूजन है और हर एक बात को असलियत की तरह जीता रहा। चाहे वो उसका छोटा सा गांव लुटता हुआ देखना हो, उसके परिवार पर हमला होता देखना हो, या उसकी कल्टीवेशन का खत्म हो जाना, या फिर उसकी बॉटल का भेद खुलने के बाद पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का उसका पीछा करना। ये सारे दृश्य हान ली के दिल की कमजोरियों को उभारते गए। ये इल्यूजन्स इतने सजीव थे कि अगर एक बार वो इनमें फंस जाता तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी शांत और अडिग प्रकृति के बावजूद हान ली लगभग खुद को इन इल्यूजन्स में खो ही बैठा था, डर और गुस्से से। शुक्र है, स्पिरिट टेम्परिंग पिल और बाकी खजानों ने अपना काम अच्छे से किया और उसकी सोच को कठिन पलों में भी साफ बनाए रखा। आखिरकार हान ली इन इल्यूजन्स से निकलने में कामयाब रहा और ठंडी पसीने में डूबे हुए शरीर के साथ जाग उठा। लेकिन जब तक वो अपने मन को संभाल पाता, इनर डीमंस ने फिर से हमला कर दिया। इस बार उसे बेहद सुखद इल्यूजन्स में फंसा दिया गया। उसने फिर से अपने माँ बाप और छोटी बहन से मुलाकात की और अपने बचपन की खुशहाल जिंदगी जी। उसने एक सुंदर सपना देखा जिसमें उसने जीलिंग से शादी की और वो दोनों डाओ कंपेनियंस बन गए। एक सपना ऐसा भी था जिसमें उसका हरेम था, मो सिस्टर्स, चेन चाओकियन और कुछ और महिलाएं। लेकिन हान ली इन इच्छाओं के इल्यूजन से बड़ी आसानी से निकल गया। इसके बाद हान ली ने खुद को कल्टीवेशन वर्ल्ड का हेजिमन बनते हुए देखा, हेवनली साउथ रीजन में। फिर उसने अगली दुनिया में असेंशन किया और एक सच्चा इमॉर्टल बन गया। इस तरह के सपने लगातार आते गए। कितने समय तक ये इल्यूजन्स चलते रहे उसे खुद नहीं पता, जैसे कई जन्मों की खुशी और दुख एक ही पल में जी लिए हों। लेकिन अचानक किसी चमत्कार से उसे होश आया और वो इनर डीमंस के जाल से बाहर निकल पाया और इस तरह उसकी नासेंट सोल ने आकार लिया। हान ली जब बिस्तर पर लेटे हुए इन बातों को याद कर रहा था तो उसे नासेंट सोल के पहली बार प्रकट होने का पल याद आया। जब उसकी नासेंट सोल बनी तो वो उसके सिर के ऊपर से बाहर निकल गई। हान ली ने साफ महसूस किया कि वो नेसेंट सोल वही है और वो खुद भी नासेंट सोल है। वो नासेंट सोल के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बस उसे देख रहा था,
जैसे वो एक लापरवाह बच्चा हो जो उसके बालों से खेल रहा हो। उस पल उसका मन इतना शांत था जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों और वो खुद अपने असली रूप में आ गया हो। बाद में जब उसने इस बारे में सोचा तो समझ में आया कि चूंकि अभी अभी नेसेंट सोल बनी थी, वो उसके मन से एक नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन और मजबूत होगी और नासेंट सोल कंसोलिडेट होगी, ये फिर दोबारा नहीं होगा। इन सब अनुभवों के बारे में सोचते हुए आखिरकार हान ली की आंख लग गई और नींद में एक पुराना दृश्य लौट आया। वो अपने गांव में था, जहां वो अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ पहाड़ों में दौड़ रहा था। फिर सब मिलकर घर आए, खाना खाया और बातें की। एक बहुत प्यारा सपना था। जब ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स वापस आए तो हान ली ने बिना किसी हिचक के सेक्ट में शामिल होने के लिए हामी भर दी। दोनों एल्डर्स ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत प्रस्ताव रखा कि हान ली के सेक्ट में शामिल होने की खुशी में एक भव्य समारोह रखा जाए, जिसमें और सेक्ट्स के हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स को भी बुलाया जाए। हान ली ने यह सुनते ही अपना सिर तेजी से हिलाया और साफ मना कर दिया। उसने एक साधारण सी सूचना देने की बात कही, बस इतना कि बाकी दो सेक्ट्स को बता दिया जाए कि वो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में शामिल हो चुका है। वैसे भी उसे बाकी सेक्ट्स के नासेंट सोल एल्डर्स से मिलना ही था, तो शांत तरीके से प्रवेश करने में ही भलाई थी। हालांकि सिल्वर हेड बूढ़ा और कल्टीवेटर लू को ये थोड़ा अनुचित लगा, लेकिन उन्हें पता था कि हान ली को भीड़भाड़ वाले काम पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने मान लिया। कुछ समय बाद हान ली दोनों के साथ सिक्स मार्वेलस पीक्स की मुख्य पहाड़ी के हॉल में गया। वहां उन्होंने सेक्ट के सभी कोर फॉर्मेशन डिसाइपल्स को बुलाया। इनमें से कुछ लोग हान ली को की कंडेंसेशन डिसाइपल के तौर पर पहचानते थे। जब उन्हें कुछ दिन पहले यह खबर मिली कि एक नया नेसेंट सोल कल्टीवेटर उनके सेक्ट में शामिल होने वाला है, तो उन्होंने हान ली का पिछला रिकॉर्ड खंगाल कर अनुमान लगा लिया था। लेकिन जब हान ली सामने आया तो सबने चाहे जो भी भावनाएं हों, पर चेहरे पर सम्मान जरूर दिखाया। जब वो पहले के मार्शल एंसेस्टर्स उसे मार्शल अंकल हान कहकर संबोधित करने लगे तो हान ली के मन में हंसी आई, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने हाथ हिलाकर सभी को खड़ा कर दिया और सब कुछ जल्दी और सहज निपटाना चाहा। लेकिन हान ली की स्पिरिचुअल सेंस ने देखा कि वो सॉन्ग नाम की महिला जब उसे मार्शल अंकल कह रही थी, तब उसका चेहरा कुछ जटिल सा लग रहा था। उसकी आवाज में भी थोड़ी झिझक थी। ऐसा लग रहा था कि उसे हान ली पर इस्तेमाल किए गए हार्ट रीडिंग टेक्निक से कुछ नहीं मिल पाने का अफसोस था। पर अब हान ली की कल्टीवेशन देखकर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स से मिलने के बाद सिल्वर हेड बूढ़े ने ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के स्पिरिट वेन्स का नक्शा दिखाया। हन ली को एक ऐसी पहाड़ी चुनने को कहा गया जिसमें अच्छी स्पिरिचुअल छी हो, ताकि वो वहां अपना केव रेजिडेंस बना सके। ये जरूरी नहीं था कि वो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के अंदर ही हो। ये सुनकर हान ली ने बिना किसी झिझक के पूरा दिन नक्शा देखा और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पश्चिम में एक मध्यम आकार की पहाड़ी चुन ली। हालांकि वो पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं थी और उसकी स्पिरिचुअल छी भी सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन वो एक पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा थी। मुख्य पहाड़ी के चारों ओर 3 छोटी पहाड़ियां थीं। ये जगह स्पेल फॉर्मेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बहुत सही थी, जो हान ली की पसंद के बिल्कुल अनुसार थी। केव रेजिडेंस बनाना हान ली के लिए बहुत आसान था। ये उसकी बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी केव थी, फिर भी उसे इसे बनाने में सिर्फ आधा दिन लगा। केव बनते ही हान ली ने तीनों छोटी पहाड़ियों पर मजबूत स्पेल फॉर्मेशंस लगा दी, जिससे 10 किलोमीटर का इलाका एक धुंध में ढक गया। हान ली इन फॉर्मेशन से बहुत संतुष्ट नहीं था। उसने तय किया कि जब वो फॉर्मेशन स्पेल्स में और प्रवीण हो जाएगा तो और भी बेहतरीन फॉर्मेशंस लगाएगा। ये सब निपटाने के बाद हान ली वापस अपने पुराने मेडिसिनल गार्डन वाले केव में गया, ताकि सब कुछ नई जगह शिफ्ट कर सके। लेकिन वहां एक सुंदर सी आकृति पहले से ही इंतजार कर रही थी, पहाड़ी के नीचे वाले मेडिसिन गार्डन में। जैसे ही हान ली वहां पहुंचा, उसने गहरी झुककर अभिवादन किया और निवेदन किया। म्यू पेलिंग आंखों होते हुए भी अंधी थी। आशा है सीनियर हान मेरे पहले के व्यवहार को क्षमा कर देंगे, लेकिन मुझे एक बात आपसे ज़रूर पूछनी है। क्या सीनियर मुझे अपनी डिसाइपल बना लेंगे? मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी और पूरी तरह वफादार रहूंगी। ये कहते हुए ये आम तौर पर घमंडी और आत्मविश्वासी महिला सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक भी थी। हान ली ने सामने खड़ी औरत को ध्यान से देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं डिसाइपल्स नहीं लेता, और तुमको क्यों लगता है कि मैं एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को अपनाऊंगा? जहां तक तुम्हारे बिना सोचे समझे किए गए कामों की बात है, उन्हें मैं हमारी पुरानी पहचान के चलते नजरअंदाज कर रहा हूं। अब से तुम अकेली हो। सीनियर, मैं मू पेलिंग ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे पर घबराहट की हल्की झलक आई
और वो कुछ कहने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन हान ली ने अपना आस्तीन झटका और एक जोरदार हवा का झोंका पैदा किया जिससे वो डगमगाई और उसकी बात बीच में ही कट गई। जब तक वो संभल पाई, हान ली वहां से जा चुका था। यह देखकर मू पेलिंग मायूस हो गई और काफी देर तक वहीं खड़ी रह गई। आखिरकार ये जो नया सीनियर हान था वही उसका आखिरी सहारा था। इसी वक्त हान ली अपने पुराने केव रेजिडेंस में वापस आ चुका था। वो सीधे अपने इंसेक्ट रूम में गया और 10,000 गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को बाहर निकाला। पिछले 20 सालों में उसके प्योर गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स ने और ज्यादा एवोल्यूशन कर ली थी। अब उनके शेल्स से लगभग सारी सिल्वर रंगत गायब हो चुकी थी और बस कुछ छोटे छोटे चांदी जैसे निशान बाकी थे। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो वो पूरी तरह से सोने जैसे दिखते थे। इससे ये साफ था कि उनका पूरी तरह मैच्योर होना बस एक कदम दूर था। हान ली को इससे एक्साइटमेंट तो हुई, लेकिन थोड़ी निराशा भी हुई। ये ज्यादातर प्योर बन चुके गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स की ताकत और दरिंदगी ने हान ली की सोच का दायरा बढ़ा दिया। उसने 100 से ज्यादा ब्लैक टेंटेड और नए इवॉल्व्ड बीटल्स को आपस में लड़ाया। बस कुछ ही सेकंड में ब्लैक टेंटेड बीटल्स लगभग खत्म हो चुके थे। चाहे ताकत हो या सहन शक्ति, नए इवॉल्व्ड बीटल्स ब्लैक टेंटेड बीटल्स से कहीं ज्यादा बेहतर थे। ऊपर से उनमें अब एक अजीब गंदी सी बदबू भी आने लगी थी और उनकी खून के लिए प्यास और भूख पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। हान ली को अब पूरा यकीन हो गया था कि अगर इन पर सोल कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस ना होते तो ये उसे भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा जाते। हान ली को ये भी हल्का सा एहसास हुआ कि उसका उन पर कंट्रोल अब थोड़ा कमजोर हो चुका है। अगर इनका अगला एवोल्यूशन पूरा हो गया तो आम रिस्ट्रिक्शंस उनके जंगली स्वभाव पर बेअसर हो जाएंगी। इन सब के बावजूद हान ली ने अपने सबसे बड़े आकार वाले गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को अलग किया और उन्हें जल्द से जल्द इवॉल्व कराने की कोशिश करने लगा, ताकि वो पूरी तरह मैच्योर होने के बाद की उनकी दरिंदगी और क्रूअल्टी को देख सके। लेकिन अगले स्टेज तक पहुंचना उसकी सोच से कहीं ज्यादा वक्त ले रहा था। उसे लगने लगा कि शायद 100 साल के बिना यह संभव नहीं होगा। फिर भी ये ठीक था। इससे उसे उन्हें कंट्रोल करने का और बेहतर तरीका खोजने का वक्त मिल जाएगा। बीटल्स वापस रखने के बाद हान ली धीरे धीरे अपने मेडिसिनल गार्डन की तरफ चला गया, सोचते हुए। वहां जाकर उसने नाइनकल स्पिरिट गिनसेंग और लगभग मैच्योर हो चुका स्पिरिट वेल्ट्री को बड़े ध्यान से समेट लिया। हालांकि नाइनकल स्पिरिट गिनसेंग पहले मेडिसिन पिल में इस्तेमाल होने की वजह से बहुत कमजोर हो गया था, हान ली उसे अपने ग्रीन लिक्विड से आसानी से रिकवर कर सकता था, इसलिए उसने उसे अपने पास ही रखा। स्पिरिट वेल्ट्री की बात करें तो वो कई सालों से उसे बड़ा कर रहा था। अब वो दिन दूर नहीं जब वो वाइन नेक्टर देना शुरू करेगा। हान ली को ये देखने की उत्सुकता थी कि ब्राइट साइड वाटर से आंखें धोने पर उसे कौन सी खास ताकतें मिलेंगी। मेडिसिनल गार्डन में कीड़े और पौधों के अलावा हान ली के पास और भी बहुत सी चीजें थीं, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं बची थी और उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। जब हान ली आकाश से नीचे मेडिसिनल गार्डन की तरफ देख रहा था, तब उसने मू पेलिंग को नीचे खड़ा पाया। वो दांत भींचे खड़ी थी और उसके चेहरे पर लाचारी दिख रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि हान ली ऊपर से उसे चुपचाप देख रहा है। हान ली ने हल्के से सिर हिलाया। उसका काम करना बहुत आसान होता, लेकिन वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, खासकर जब उसने अभी अभी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का चीफ एल्डर बनना शुरू ही किया था। और वैसे भी म्यू क्लैन और यान क्लैन दोनों ही स्टेट ऑफ शी की बड़ी कल्टीवेशन क्लैन्स थीं। एम्यू पेलिंग से उसका रिश्ता भी कुछ खास नहीं था। ये कोई ऐसी वजह नहीं थी जिसके लिए हान ली कुछ करता, बल्कि अगर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पुराने डिसाइपल्स भी उससे कोई मदद मांगते तो वो उन्हें मना ही करता। हान ली को सच में दूसरों के क्लैन के अंदरूनी मामलों में जबरदस्ती घुसने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी वजह से हान ली चुपचाप ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के ऊपर से उड़ता हुआ अपने नए केव रेजिडेंस पर पहुंचा। हान ली के आते ही उस पर बना मिस्ट बैरियर हट गया और वो सीधे माउंटेन के अंदर चला गया। अपने पौधे और कीड़े रेजिडेंस में अच्छी तरह से रखने के बाद उसने रेजिडेंस के सारे काम सिल्वर मून को सौंप दिए और बिना देर किए मेडिटेशन रूम में चला गया, ताकि अपनी नेसेंट सोल को मजबूत कर सके। इस दौरान वो सिल्वर हेयर्ड बूढ़ा आदमी और कल्टीवेटर लू ये बात अच्छे से जानते थे कि हान ली को नसेंट सोल को स्थिर करने के लिए एकांत की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने उसकी कल्टीवेशन में कोई दखल नहीं दिया। कुछ महीने बाद हान ली ने बड़ी आसानी से अपनी नासेंट सोल को कंसोलिडेट कर लिया और अपना मन और नासेंट सोल को एक कर लिया। अब अगर वो अपनी नासेंट सोल को सिर के बाहर लाता तो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। जब हान ली मेडिटेशन रूम से बाहर आया, सिल्वर मून एक नौजवान औरत के रूप में बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन हान ली को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा हाव भाव था। हान ली ने भौहें चढ़ाई और कहा, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, क्या बात है? सिल्वर मून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
मास्टर, जब आपने मेडिटेशन शुरू किया था उसके आधे महीने बाद मार्शल नीस मू यहाँ आई और एक छोटे से पहाड़ पर बैठ गई। तब से अब तक वो वहीं बैठी है। हान ली ने भौं चढ़ाते हुए बेरुखी से कहा, इस औरत को तो कोई तमीज़ ही नहीं है। अगर उसे इतना इंतज़ार करने का शौक है तो करने दो, मैं तो वैसे भी फालतू की दिक्कतें नहीं पालता। सिल्वर मून ने कहा। लेकिन मास्टर, उसके आने के कुछ ही समय बाद म्यू क्लैन और यन क्लैन दोनों से साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन्स आए हैं। चूंकि आप उस समय सिक्लूजन में थे, मैंने उन दोनों टैलिस्मन्स की एक एक कॉपी रख ली है। फिर उसने सवालिया निगाहों से पूछा, क्या मास्टर उन्हें देखना पसंद करेंगे? हान ली ने ठंडी सी आवाज में कहा, साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन्स एमयू और यान क्लान से? क्या ये सब पेलिंग नाम की उस औरत से जुड़ा हुआ है? तुम्हें सुनकर कुछ गड़बड़ लगी क्या? सिल्वर मून ने हंसते हुए कहा, है, मास्टर की दूरदर्शिता तो कमाल की है, लेकिन मैं कुछ कहूं उससे पहले मास्टर खुद ही सुन लें, तब असली माजरा समझ आएगा। हान ली ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, निकालो उन्हें। सिल्वर मून ने एक सफ़ेद और एक लाल टैलिस्मन निकाला और मुस्कुराते हुए हान ली को दे दिया। हान ली ने उन्हें पकड़ा और आग की एक चमक के साथ जलाया। हान ली ने बिना किसी हड़बड़ी के उन्हें सुना। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा चौंक गया, फिर गुस्से से भर गया। जब हान ली ने सुन लिया, उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, इस औरत की हिम्मत तो देखो। क्या उसे लगता है कि सिर्फ कुछ साल मार्शल आर्ट कहलाने से वो कुछ भी कर सकती है? सिल्वर मून ने अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की। उसने जानबूझकर मास्टर को नाराज किया है, ये उसे अच्छी तरह पता था। लेकिन लगता है उसे ये भी लगा कि मास्टर उतने कठोर नहीं हैं, तभी तो उस दिन आपसे सुरक्षा मांगने की हिम्मत दिखाई। और वैसे भी शायद उसे लगता है कि अगर आप उसे सजा भी दो तो वो यन क्लैन के सीनियर मार्शल ब्रदर यन की डाओ कंपेनियन बनने से तो बेहतर ही होगा। हन ली ने सिल्वर मून की ओर घूरते हुए कहा, लेकिन ये औरत तो हद ही पार कर गई। सीधा दोनों क्लैंस को ये बोल दिया कि मैंने उसे कॉन्क्यूबाइन बना लिया है। दोनों क्लैन हेड्स ने तुरंत माफ़ी मांगी है। यन क्लैन हेड ने तो शादी भी तोड़ दी और कहा कि उनकी गलती के लिए मुझे गुस्सा ना आए। अब जब इस औरत ने इतना सब कर ही दिया है तो उसे तैयार रहना चाहिए। सिल्वर मून ने चमकती आंखों से हैरानी से पूछा, मास्टर का मतलब है? हान ली ने आराम से खिंचाई करते हुए कहा, क्यों? अब जब मैंने नासेंट सोल बना लिया है तो क्या कॉन्क्यूबाइन रखना कोई अजीब बात है? और जब औरत इतनी खूबसूरत हो तो क्यों न झूठ को सच बना दूं और एक बार पैर कल्टीवेशन का मजा भी चख ही लूं। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान थी। सिल्वर मून थोड़ी उलझन में पड़ी, फिर शक भरे अंदाज में बोली, लेकिन मास्टर पहले कभी किसी औरत के साथ नहीं रहे। आपने तो कई बार प्रपोजल्स भी ठुकरा दिए थे। लेडी वैन का एग्जाम्पल ले लो। और पहले भी। हान ली ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए सीधी आवाज में कहा, जो पहले था वो पहले था। अब की बात अलग है। पहले मेरी कल्टीवेशन बहुत कमज़ोर थी। नेसेंट सोल बनने से पहले मुझे किसी कॉन्क्यूबाइन के सुख की इच्छा नहीं थी। लेकिन अगर वेंस युए अब मुझसे मिले तो मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने देता। सिल्वर मून ये सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा जैसे हान ली बिल्कुल दिल से बोल रहा हो। सिल्वर मून की आंखें एकदम फैल गईं और उसने थोड़े संकोच में कहा, मास्टर, आप सच में ऐसा सोच रहे हैं? हान ली ने लापरवाही से कहा, ये बात सही है या नहीं तुम जल्द ही जान जाओगी। अभी के लिए उस औरत को अंदर बुलाओ। उसकी मौजूदा कल्टीवेशन इतनी नहीं कि वो तुम्हारे इंसानी रूप को देख सके। सिल्वर मून ने चाहे मन में शक रखा हो, लेकिन उसने आदरपूर्वक कहा, जैसा आदेश मास्टर। और हान ली घूमकर बड़े हाल में चला गया। एक कप चाय खत्म करने जितना वक्त बीता होगा कि सिल्वर मून बड़ी शालीनता से अंदर आई। साथ में थी एक थकी हारी सी म्यू पेलिंग। ऐसा लग रहा था कि इतने कम वक्त में ही उस पर भारी तनाव गुजरा है। सिल्वर मून ने हान ली को देखा और आदर से बोली, मास्टर, यंग लेडी मू हाजिर है। हान ली ने सिर हिलाया और शांत लहजे में बोला, मुझे पता है, अब तुम जा सकती हो। सिल्वर मून ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, ये सेविका अब चलती है। और फिर मू पेलिंग की तरफ एक नज़र डालते हुए बाहर निकल गई। मू पेलिंग ने सलाम किया और कहा, सीनियर हान को मेरा प्रणाम। फिर वह चुपचाप खड़ी रही, मानो सजा की प्रतीक्षा कर रही हो। हान ली ने उसके चेहरे को थोड़ी देर देखा और बिना किसी गुस्से के शांत स्वर में कहा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? तुमने कल्टीवेशन क्लैंस के सामने ऐसे शब्द कह दिए कि उन्हें लगा मैं बहुत ही ताकतवर और दबंग हूँ। एक सगाईशुदा औरत को ज़बरदस्ती कॉन्क्यूबाइन बनाना कोई मामूली बात नहीं है। मेरी मौजूदा कल्टीवेशन को देखकर म्यू और यान क्लैन बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी मनमानी को सह लूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी सज़ा तो होगी ही। म्यू पेलिंग ने अपना सिर उठाया, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और बोली, कृपया मुझे माफ़ कर दें सीनियर।
सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यान क्लैन में शादी करने से बेहतर मुझे ये लगा कि मैं आपकी कॉन्क्यूबाइन बन जाऊं। हान ली की आंखों में हल्की सी चमक आई और वह ठंडे स्वर में बोला, अब जब तुमने ये ऐलान कर दिया कि तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो तो मैं पीछे नहीं हट सकता। और अगर मैं ये साफ भी कर दूं कि ये सच नहीं है, तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरी छवि एक कमज़ोर एल्डर की बन जाएगी, जो अपनी एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट औरत की भी रक्षा नहीं कर सका। ये अफवाहें अब दूर दूर तक फैल चुकी होंगी। तो अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मुंह पेलिंग ने होंठ काटे और धीरे से कहा, जूनियर कुछ नहीं कह सकती, सीनियर जैसा उचित समझें वैसा करें। हान ली ने ठंडे स्वर में कहा, अब दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम बाहर सबके सामने मेरी कॉन्क्यूबाइन होने का नाटक करो, लेकिन असल में मेरी सेविका बनकर रहो। तुम 20 साल तक मेरी सेवा करोगी, उसके बाद मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, एक सेविका की कल्टीवेशन में मैं कोई मदद नहीं करूंगा। ये सुनते ही मुंह पेलिंग का चेहरा हल्का उदास हुआ। उसने सिर उठाकर पूछा, और दूसरा रास्ता? हान ली ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, दूसरा विकल्प है, इस झूठ को सच बना दो। मेरी असली कॉन्क्यूबाइन बन जाओ, फिर मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी कल्टीवेशन में भी मदद करूंगा, अगर मेरा मन हुआ तो। लेकिन इसमें एक शर्त है, मैं तुम्हारी सोल पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा ताकि अगर तुम भविष्य में पलट जाओ तो मेरे राज बाहर न जा सकें। मुंह पेलिंग थोड़ी देर के लिए चौंक गई और सोच में पड़ गई। साफ था कि उसे हान ली की कॉन्क्यूबाइन बनने से ज्यादा आपत्ति नहीं थी। हान ली ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम हमेशा गर्व से भरी रही हो। शायद एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी तुम्हारे लिए आदर्श पति नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम भी मेरी आदर्श डाओ कंपेनियन नहीं हो। मगर एक बात तय है, अगर तुम मेरी प्रोटेक्शन में आ जाओगी तो कल्टीवेशन की राह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। हान ली आगे बोला, पिछले कुछ सालों में तुमने देखा है कि मैं न कोई अत्याचारी हूं न ही पागल। अगर मैंने तुम्हारी सोल पर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, और अगर समय के साथ मुझे तुम पर भरोसा हो गया तो मैं रिस्ट्रिक्शन हटा भी सकता हूँ। अब ये तय करो, 20 साल की सेवा या जीवन भर की कॉन्क्यूबाइन बनना। सेवा के वो साल बहुत धीमे गुजरेंगे। म्यू पेलिंग का दिल भीतर से उथल पुथल से भर गया। नासेंट सोल कल्टीवेटर का साथ एक रेयर मौका था। वो बोली, सीनियर, क्या मुझे 2 दिन का वक्त मिल सकता है सोचने के लिए? हान ली ने सिर हिलाया, ठीक है, 2 दिन बाद लौटकर अपना फैसला बता देना। फिर उसने सिल्वर मून को बुलाकर उसे बाहर ले जाने को कहा। MU पेलिंग ने सलाम किया और सिल्वर मून के साथ बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद सिल्वर मून फिर से अंदर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो मुस्कुराई। मास्टर, आपने जो 2 शर्तें रखी हैं वो थोड़ी। हान ली ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो बहुत कठोर हैं? क्या वो उसकी मर्जी से मेल नहीं खाते? सिल्वर मून ने धीरे से कहा, मामला कठोरता का नहीं है मास्टर, बात यह है कि उस औरत का स्वभाव बहुत जिद्दी है। उसके घमंड को देखते हुए वो शायद कोई भी रास्ता चुनने में हिचकिचाए। मगर अगर मास्टर सच में उसे अपनाना चाहते हैं तो फिर सोल रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, खासकर जब आपके पास इतने राज हों। हान ली ने सिल्वर मून को गौर से देखा और थोड़े आश्चर्य से कहा, लगता है तुम उस पर अच्छा खासा स्नेह रखती हो। सिल्वर मून थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, ऐसा कुछ नहीं मास्टर, बस उसके स्वभाव में मुझे कोई अपना पुराना अक्स दिखाई देता है। शायद कभी किसी ऐसी ही नेचर वाली से जुड़ी रही हूँ, अनजाने में ही उसके लिए मन में कुछ आ गया। हान ली ने सिर हिलाया और बात आगे नहीं बढ़ाई। इसके बाद उन्होंने सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को रिफाइन करने की बात पर ध्यान दिया, जो हान ली के लिए सबसे जरूरी काम था। 2 दिन बाद मुंह पेलिंग फिर से वापस आई और सिल्वर मून उसे लेकर मुख्य हाल में पहुंची। हान ली ने सीधे पूछा, तो अब तुमने सोच लिया होगा 20 साल की सेवा करोगी या मैं तुम्हारी सोल पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊं? मुंह पेलिंग ने गहरी सांस ली और शांति से बोली, मैंने फैसला कर लिया है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए ये किस्मत की बात होती है कि उसे एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर की कॉन्क्यूबाइन बनने का मौका मिले। लेकिन सीनियर, मैं एक शर्त रखना चाहती हूँ। अगर आप मान जाएं तो मैं खुशी से अपनी सोल पर रिस्ट्रिक्शन लगवा लूंगी और जीवन भर आपकी कॉन्क्यूबाइन बन जाऊंगी। हन ली ने शांत स्वर में कहा, कहो क्या शर्त है? मुंह पेलिंग बोली, मुझे पता है कि सीनियर जल्दबाज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अगले 30 सालों तक मेरी वर्जिनिटी को हाथ न लगाएं। मेरी कल्टीवेशन आर्ट के लिए वर्जिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर 30 सालों में मैं कोर फॉर्मेशन नहीं कर पाई तब पैर कल्टीवेशन के लिए मैं तैयार रहूंगी। इतना कहने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया और वो थोड़ी शर्माई। हन ली ने मुस्कुराते हुए कहा, 30 साल? हाँ, ये शर्त मंजूर है। म्यू पेलिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हान ली इतनी जल्दी मान गया, लेकिन फिर वो खुश होकर बोली, सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद।
हान ली ने कुछ सोचते हुए कहा, 2 दिन बाद मैं बाकी 2 एल्डर्स को बता दूंगा कि मैंने तुम्हें कॉन्क्यूबाइन बना लिया है, लेकिन चूंकि हम 30 साल तक पेयर कल्टीवेशन नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे लिए अलग एक केव रेजिडेंस खोल दूंगा जहां तुम आराम से कल्टीवेट कर सकोगी। जब भी समय मिलेगा मैं तुम्हें गाइड भी करूंगा। म्यू पेलिंग ने तुरंत कहा, जैसा आप चाहें। हान ली ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अब जब तुम मेरी फ्यूचर कॉन्क्यूबाइन हो तो मुझे सीनियर कहने की ज़रूरत नहीं, बस लॉर्ड कहो। मैं अभी सिर्फ 200 साल का हूँ और मेरी लाइफ स्पैन 1000 साल से भी ज़्यादा की है। फिर हान ली ने उसे पूरी तरह से निहारते हुए बिना कोई झिझक उसकी खूबसूरती का आनंद लिया। मुपेलिंग के गाल लाल हो गए और उसने धीमे से कहा, जैसा आप कहें मालिक। हन ली ने फिर उसकी तरफ जो बेपरवाह नजरें थीं उन्हें हटा लिया। उसने अपनी चादर से एक बैंगनी रंग का जेड मेडालियन निकाला और मेज पर रख दिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, अब तुम वापस जाओ और अपने बाकी के काम निपटाओ। साथ ही किसी पहाड़ को चुन लो जहां तुम अपनी केव रेजिडेंस बनाओगी। ये एक रिस्ट्रिक्शन मेडालियन है जो आसपास की फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। इसे अपने पास रखोगी तो तुम मेरी स्पेल फॉर्मेशंस के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकोगी। जब सब कुछ तैयार हो जाए तब मैं तुम पर सोल रिस्ट्रिक्शन डालूंगा और तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाओगी। लेकिन पहले ही साफ साफ बात कर लेते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई मनचाहा पति था या तुम किसी से प्यार करती थी। अगर है तो उस रिश्ते को अभी के अभी खत्म कर दो। अब तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो। अगर तुम्हारे दिल में अब भी किसी और के लिए चाहत बची हुई है या फिर उनका साथ छोड़ने में हिचकिचा रही हो तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद रखना। अगर मन में कोई भी शक है तो अभी पीछे हट सकती हो। मू पेलिंग ने बिना किसी हिचक के कहा, जब से मैं छोटी थी मैंने खुद को इमॉर्टल कल्टीवेशन के रास्ते पर समर्पित कर दिया था। ऐसे में कोई प्रेमी कैसे होता। और फिर अब तो मैंने पूरी तरह से मन बना लिया है। जब बात तय हो चुकी है तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इतना कहकर उसने फुर्ती से जेड मेडेलियन उठा लिया। हान ली ने चुपचाप सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा सा बंदर जैसा पपेट बुलाया और म्यू पेलिंग को बाहर ले जाने को कहा। म्यू पेलिंग उस पपेट को देखकर थोड़ी हैरान हुई। उस पपेट के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल छी थी जितनी खुद उसके अंदर थी। उसे यह भी अजीब लगा कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत वहाँ क्यों नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि ज़्यादा सवाल करना ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप पपेट के पीछे चल पड़ी और केव रेजिडेंस से बाहर निकल गई। जैसे ही वो औरत चली गई, एक सफ़ेद लोमड़ी कमरे के एक कोने से बाहर निकली जो पहले खाली लग रहा था। उसने पूछा, मालिक, जब आपने इस औरत को सजा के तौर पर अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने का फैसला कर ही लिया था तो फिर आपने 30 साल इंतज़ार करने की बात क्यों मानी? क्या आपके दिमाग में कुछ और प्लान है? हान ली ने शांत भाव से जवाब दिया, बिल्कुल है। सच कहूं तो मैं तब तक उसे हाथ नहीं लगाने वाला जब तक वो कोर फॉर्मेशन तक न पहुंच जाए। सिल्वर मून मेज पर कूदकर हान ली के सामने बैठ गई और थोड़ा हैरान होकर बोली, हैं, ऐसा क्यों? हान ली ने जब उसकी मासूम सी शक्ल देखी तो मुस्कुरा दिया। उसने अपनी कमर से एक गुलाबी जेड टैलिस्मैन निकाला और मेज पर रख दिया। तुझे याद है वो डिसाइपल जो 8 सेंट 6 पाथ्स का था? मैंने जब उसका स्टोरेज पाउच लूटा था तो उसमें ये जेड स्लिप मिला था। इसके अंदर बहुत सारी डेविल डाउ की पेयर कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं। सिल्वर मून ने जेड स्लिप की तरफ देखा, फिर हान ली की तरफ शक भरी नज़र से देखा, लेकिन उसे पता था कि हान ली आगे सब बताएगा। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। हान ली ने अपनी उंगली से उस गुलाबी जेड स्लिप को हल्के से सहलाया और आराम से बोलना शुरू किया। इस जेड टैलिस्मैन में कई सीक्रेट टेक्निक्स हैं। हाँ, ये टेक्निक्स आम पेयर कल्टीवेशन टेक्निक्स से थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन कुछ खास ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें 2 टेक्निक्स ऐसी थीं जो वाकई में बहुत अलग थीं। उनमें से एक थी ड्रैगन गाइडिंग आर्ट्स, जो खास तौर पर कोर फॉर्मेशन मेल कल्टीवेटर्स के लिए बनाई गई है। इस टेक्निक से कोई भी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर किसी खास कॉन्स्टिट्यूशन वाली औरत से लगातार उसका वाइटल यिन एसेंस खींच सकता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन ये टेक्निक औरत की ओरिजिनसी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए ऐसे मेल कल्टीवेटर्स को ये सलाह दी जाती है कि उनके पास कई कॉन्क्यूबाइंस हों। 8 सेंट 6 पाथ्स के डिसाइपल के साथ जितनी सारी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट औरतें थीं, उसे देखकर लगता है कि वो यही टेक्निक यूज़ कर रहा था, वरना इतनी कम उम्र में वो लेट कोर फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकता था, चाहे उसकी एप्टीट्यूड कितनी भी अच्छी क्यों न हो। आखिर उसके पास कोई ऐसा चमत्कारी बॉटल तो था नहीं जो पौधों को तेज़ी से बड़ा कर दे। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, कॉप्युलेटिव एसेंस आर्ट्स। ये एक खास पेयर कल्टीवेशन टेक्निक है जो खास तौर पर नेसेंट सोल मेल कल्टीवेटर्स के लिए बनाई गई है। ड्रैगन गाइडिंग आर्ट्स से उलट इसमें औरत का कोर फॉर्मेशन में होना ज़रूरी है। जब कोई औरत इस टेक्निक को काफ़ी गहराई तक कल्टीवेट कर लेती है
तब मेल कल्टीवेटर एक झटके में बॉटल नेक को तोड़ सकता है, उस औरत का वाइटल यिन अब्जॉर्ब करके। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये औरत पूरी ताकत से कल्टीवेशन करे। आखिर ये टेक्निक डीप कल्टीवेशन वाली औरत पर ही असर दिखाती है। ड्रैगन गाइडिंग आर्ट्स, कॉपुलेटिव एसेंस आर्ट्स, इतनी खतरनाक पैर कल्टीवेशन टेक्निक्स, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? छोटे से सफेद लोमड़ी ने पलकें झपकाते हुए हैरानी से कहा। हान ली ने गहरी सांस ली और बोला, शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कोई पैर कल्टीवेशन टेक्निक इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, लेकिन जब मैंने जेड स्लिप में उस इंसान का नाम देखा जिसने ये टेक्निक्स बनाई थीं, तो मेरी सारी शंका दूर हो गई। सिल्वर मून ने जैसे ही कुछ सोचा, वो फुसफुसाकर बोली, अरे कहीं ये। हन ली ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल सही सोचा। ये दोनों पैर कल्टीवेशन टेक्निक्स खुद आर्च सेंट सिक्स पाथ्स ने बनाई थीं। वो एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर हैं और स्कैटर्ड स्टार सी के डेविल डाउ में सबसे ऊपर माने जाते हैं। इसलिए ये टेक्निक्स वाकई में असरदार होनी चाहिए, वरना उनका डिसाइपल इसे अपने पास इतना संभाल कर नहीं रखता। सिल्वर मून ने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और धीरे से पूछा, तो मालिक का प्लान है कि इस औरत को इस टेक्निक के लिए यूज करें? हान ली ने कहा, सही पकड़ा। जब ये औरत लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाएगी, तब हम दोनों साथ में कॉपुलेटिव एसेंस आर्ट्स की कल्टीवेशन करेंगे, और जब मैं खुद किसी बॉटल नेक पर फंसूंगा तब इसी टेक्निक से उसे तोड़ूंगा। वैसे भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के लिए मदद करने वाली पिल्स बहुत कम है। अब से मेरी कल्टीवेशन की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। नासेंट सोल कल्टीवेटर्स का ज़्यादातर हिस्सा अर्ली स्टेज में ही अटका रह जाता है। इससे समझ में आता है कि मिड नासेंट सोल स्टेज में पहुंचना कितना मुश्किल है। इसीलिए मुझे ये कोशिश करनी ही पड़ेगी, चाहे ये टेक्निक सही साबित हो या नहीं। बस एक दिक्कत है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, ये बॉटल नेक ब्रेक थ्रू सिर्फ पहली बार ही होता है जब किसी औरत का वाइटल यिन लिया जाए। इसके बाद इसका असर नहीं होता। हाँ, ये टेक्निक उस औरत को भी थोड़ा फायदा पहुंचाती है, लेकिन मेल कल्टीवेटर को इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो बताओ, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने कॉन्क्यूबाइन सिर्फ मजे के लिए ली है? हान ली ने लोमड़ी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सिल्वर मून ने राहत की सांस ली और बोली, पहले तो मुझे यही लगा, मुझे लगा कि मालिक अब नासेंट सोल में पहुंच गए हैं तो अब कॉन्क्यूबाइन लेने लगे हैं। हान ली का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और फिर बोला, हालांकि मैं उस औरत पर सोल रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसकी हर सोच को कंट्रोल कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं उससे अच्छा व्यवहार करूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मेरे प्रति वफादार भी रहे। इसलिए शुरुआत में मैं काफ़ी सतर्क रहूँगा, ताकि किसी गलती की वजह से धोखा न खा जाऊँ। ये मार्शल आंट मू काफ़ी समझदार है, लेकिन फिर भी उस पर नज़र रखना ठीक रहेगा। अगर वो सच में मेरा साथ निभाना चाहती है और किसी और के प्रभाव में नहीं आती, तो मैं भी उसके साथ न्याय करूँगा और उसकी कल्टीवेशन में मदद करूँगा। आखिर मेरे पास काफ़ी सारे लो ग्रेड मेडिसिन पिल्स हैं। सिल्वर मून, जब फुर्सत मिले तो उस पर नज़र रखना। तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। सिल्वर मून ने पूरी आज्ञाकारिता से कहा, जैसा आप कहें मालिक। जब आप सिक्लूडेड कल्टीवेशन में होंगे तब मैं खास तौर पर उस पर ध्यान रखूंगी। यही ठीक रहेगा। 30 साल काफ़ी हैं उसे परखने के लिए। उम्मीद है कि वो मुझे निराश नहीं करेगी। ये कहते वक्त हान ली की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। कुछ दिनों बाद मू पेलिंग वापस पहाड़ पर आई और हान ली ने उस पर सोल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। फिर उसे कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए असरदार मेडिसिन पिल्स भी दिए गए। इन इनामों को देखकर वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बड़े आदर और प्रेम से हान ली का धन्यवाद किया। लग रहा था जैसे वो सच में खुद को उसकी कॉन्क्यूबाइन मान चुकी थी। जब उस सिल्वर हेड बूढ़े आदमी और कल्टीवेटर लू को ये पता चला कि हान ली ने उसे कॉन्क्यूबाइन बना लिया है, तो उन्होंने उसे बधाई दी और म्यू पेलिंग को एक एक टॉप ग्रेड मैजिक टूल गिफ्ट किया। हान ली ने मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया। अब म्यू पेलिंग ने पूरे मन से कल्टीवेशन करना शुरू किया, मेन केव रेजिडेंस के आसपास के एक छोटे से पहाड़ पर, जहां उसे हान ली की गाइडेंस और दवाइयों की मदद भी मिलने लगी। इसी दौरान हान ली कभी कभी सेक्ट के दूसरे 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के केव रेजिडेंसेस में भी जाता और उनसे कल्टीवेशन के बारे में विनम्रता से सीखता। और चूंकि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के ये दोनों एल्डर्स उसे सच में अपनाना चाहते थे, उन्होंने हान ली से कुछ भी नहीं छुपाया, जिससे हान ली को बहुत फायदा हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर हान ली को लगा कि उसका वहां रुकने का फैसला बिल्कुल सही था। कुछ महीने बाद हान ली को बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला
कि मेडिसिन गार्डन में उगने वाला स्पिरिट वेल ट्री अब वाइन नेक्टर गिराने लगा है। उसने तुरंत डिशेवल्ड हेयर्ड कल्टीवेटर के बताए अनुसार ब्राइट साइट वाटर तैयार करना शुरू कर दिया। हान ली को पिल रिफाइनमेंट में ग्रैंड मास्टर लेवल की एक्सपर्टीज हासिल थी, इसलिए थोड़ी सी शुरुआती नाकामियों के बाद भी उसे यह स्पिरिट वाटर बनाना बहुत आसान लगा। अब हान ली अपने पिल रिफाइनमेंट रूम के अंदर था और उसने ब्राइट साइट वाटर की एक छोटी सी बॉटल हाथ में ले रखी थी जो उसने खुद तैयार की थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बॉटल खोली और दूसरे हाथ में एज्योर लाइट चमक उठी। उस बॉटल से एक नीला तरल बाहर निकला और धीरे धीरे हान ली के माथे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पानी हान ली के माथे के सामने पहुंचा, वो रुक गया और एकदम स्थिर हो गया। हान ली ने उस पानी को आंखें सिकोड़ कर देखा और चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने मुंह से हल्की सी एज्योर लाइट की मिस्ट निकाली, जिसने उस पानी को चारों तरफ से ढक लिया। तभी वो पानी चमका और उसमें से दो बारीक धागों की तरह की धारें निकलकर सीधे हान ली की आंखों में समा गईं। हान ली को अपनी आंखों में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल वो गर्मी एक हड्डी तक चुभने वाली ठंड में बदल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और उस एहसास से उसका पूरा शरीर कांप उठा। हान ली बिना कोई और सोच विचार किए ध्यान लगाने बैठ गया और अपने शरीर में छी को चलाने लगा। उसकी आंखों में जो ठंडी सी सनसनी थी वो और तेज होती चली गई। अगर उस वक्त कोई हान ली के सामने खड़ा होता तो वो देखता कि उसकी आंखों पर नीली रोशनी की एक हल्की सी परत छा गई है। 1 घंटे बाद उसकी आंखों से वो ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई और हान ली ने गहरी सांस ली। उसकी पलकें हल्की सी फड़की और फिर उसने आंखें खोल दी। उसने इधर उधर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। हान ली ने इधर उधर देखा और खुद से बड़बड़ाया, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बदला है, क्या ये काम नहीं किया? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अचानक अपनी आंखों में स्पिरिचुअल पावर भर दी और फिर से चारों ओर देखने लगा। उसकी आंखों के अंदर से नीली रोशनी चमकी। अरे, हान ली के मुंह से निकला। वो उस कमरे की सारी रिस्ट्रिक्शन साफ साफ देख पा रहा था और उसकी आंखें नीली रोशनी से भर चुकी थीं। लेकिन ये नज़ारा ज़्यादा देर टिक नहीं पाया क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन टूट गई और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। हान ली ने अब भी अपने सामने तैरती हुई स्पिरिट वाटर की बूंद की तरफ देखा और सोचा, अब समझ आया कि कोर फॉर्मेशन स्टेज से ऊपर के कल्टीवेटर्स को ब्राइट साइड वाटर में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं होती। इतनी मेहनत करके भी बस थोड़ा सा ही दिखाई देता है। कई दूसरी मैजिक टेक्निक्स इससे ज़्यादा असरदार होती हैं, लेकिन अभी तो मैंने इसे पहली बार ही आंखों में डाला है। अगर मैं इसे वक्त वक्त पर इस्तेमाल करता रहूं तो शायद मेरी आंखों में कोई कमाल की ताकत आ जाए। मैं इसका इंतज़ार करूंगा। हान ली ने अब किसी भी तरह की झिझक छोड़े बिना बची हुई ब्राइट साइड वाटर से अपनी आंखें बार बार धोईं। ये जितनी स्पिरिट वाटर थी, उतनी से 10 से भी ज़्यादा कल्टीवेटर्स एक बार में अपनी आंखें धो सकते थे। लेकिन हान ली की कल्टीवेशन इतनी गहरी थी कि उसने कुछ ही बार में सब इस्तेमाल कर लिया। स्पिरिट वाटर खत्म होने के बाद भी हान ली को कोई खास बदलाव नहीं दिखा। बस जब वो अपनी आंखों में स्पिरिचुअल पावर डालता तभी नीली रोशनी चमकती और उसकी रिस्ट्रिक्शंस देखने की ताकत में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। लेकिन हान ली के पास समय की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो इस नतीजे से निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि ये धीरे धीरे असर करेगा। दूसरे दिन हान ली ने सिल्वर मून से थोड़ी बात की और फिर सिक्लूजन में चला गया। उसने वो गोल्डन पेज निकाला जिसमें एज्योर एसेंस सोर्ड आर्ट्स लिखी थी। ये पूरी की पूरी सोर्ड आर्ट की किताब थी जिसमें कुल 13 लेयर्स थीं। इसमें जो डिवाइन एबिलिटीज़ दी गई थीं उनमें एज्योर एसेंस सोर्ड स्ट्रीक्स, एक डिफेंसिव सोर्ड शील्ड और सोर्ड लाइट रिफ्लेक्शन टेक्निक शामिल थे। शुरुआत के 2 टेक्निक्स में कोई खास बात नहीं थी। इस्तेमाल करना आसान था, लेकिन उनकी ताकत कुछ खास नहीं थी। लेकिन सोर्ड लाइट रिफ्लेक्शन टेक्निक ने हान ली को काफ़ी संतुष्ट किया था। हान ली ने इस टेक्निक का बैटलफील्ड में बहुत असरदार ढंग से इस्तेमाल किया था और कई लड़ाइयाँ एक झटके में ख़त्म कर दी थीं। लेकिन चूंकि उसके सामने के दुश्मन बहुत ही ताकतवर थे, इसलिए इस सोर्ड आर्ट की पूरी ताकत सामने नहीं आ पाई। हान ली को पूरा यकीन था कि अगर उसके सामने कोई आम कल्टीवेटर होता जो उसके बराबर की कल्टीवेशन में होता तो सैकड़ों सोर्ड लाइट से घिरते ही एक पल में उसका काम तमाम हो जाता। अब तक हान ली इस सोर्ड आर्ट के 10वें लेयर तक पहुंच चुका था और अब वो इस सोर्ड आर्ट की एक नई डिवाइन एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता था। ये थोड़ा मज़ेदार भी था क्योंकि हान ली ने जब पहली बार इस गोल्डन पेज से एज्योर एसेंस सोर्ड आर्ट्स हासिल की थी तो आखिरी वाला पैसेज उसे साफ साफ दिखा ही नहीं था। शायद इस पेज को बनाने वाले ने जानबूझकर छिपाया था। हान ली को साफ पता था कि उस रोशनी वाले अक्षरों में इस आखिरी डिवाइन एबिलिटी की टेक्निक छिपी हुई थी, लेकिन उस वक्त उसकी कल्टीवेशन बहुत ही कम थी। यहाँ तक कि जब वो लेड कोर फॉर्मेशन स्टेज पर भी था
तब भी वो उन शब्दों को पढ़ ही नहीं पाया था। जब हान ली को पहली बार इस सोर्ड आर्ट के 13 लेयर्स के इनकेंटेशंस मिले थे तो वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थीं कि उसका कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कई बार पढ़ा लेकिन समझने की बात तो दूर, कुछ पकड़ भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि जब तक वो डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक न पहुंच जाए तब तक इस डिवाइन एबिलिटी को समझना मुमकिन नहीं था। लेकिन हान ली को तब भी कोई घबराहट नहीं थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में अक्सर सेक्ट डिसाइपल्स को जल्दबाजी से रोकने के लिए इनहेरिटेंसेस पर ऐसी ही कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थीं। हन ली को अच्छे से पता था कि जब उसकी कल्टीवेशन लेवल उस मुकाम पर पहुंचेगी तो ये डिवाइन एबिलिटी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अब जबकि वो नासेंट सोल स्टेज तक पहुंच चुका था, अब इस डिवाइन एबिलिटी को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। ये सोचते हुए हान ली ने गोल्डन पेज को हवा में उछाल दिया और अपने मुंह से एज्योर लाइट की एक धुंध बाहर निकालकर उस पन्ने को ऊपर की तरफ उड़ने दिया। फिर उसने शांत चेहरे के साथ अपनी उंगलियां हिलाईं और बार बार उस गोल्डन मिस्ट पर एज्योर एसेंस सोर्ड स्ट्रीक्स से वार करने लगा। हर एक चमकती रोशनी को वो मिस्ट बड़े आराम से सोख रही थी। अब हान ली की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए ये सब काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। थोड़ी ही देर में गोल्डन पेज ने काफ़ी एसेंस सोख ली और उसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उस पर चींटी जितने छोटे छोटे अक्षर चमकने लगे। हन ली ने ये देखा तो बिना देर किए अपने हाथ को हवा में फैलाया और वो गोल्डन पेज एक आवाज़ के साथ उसके हाथ में आ गया। तभी एकदम से रोशनी के डेंस शब्दों की लहरें हन ली के सिर की ओर दौड़ गईं। हन ली ने वो सारे शब्द बहुत शांति से स्वीकार किए। अब वो पहले छिपा हुआ एज्योर एसेंस सोर्ड आर्ट्स का हिस्सा साफ साफ देख सकता था। फिर बिना वक्त गंवाए हान ली ने वो गोल्डन पेज वापस रख दिया और तुरंत अपनी आंखें बंद करके उस नई डिवाइन एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया। दी ऑरिएट सॉर्ड फॉर्मेशन, ये क्या है? क्या ये किसी स्पेल फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है? हान ली बस सोच ही रहा था कि तभी ऑरिएट सॉर्ड फॉर्मेशन शब्द सुनहरे अक्षरों में उसकी स्पिरिचुअल सेंस में चमकने लगे। वो चौंक उठा। धीरे धीरे सुनहरे अक्षर उसकी स्पिरिचुअल सेंस में उभरने लगे और वो उन इनकेंटेशंस को समझने लगा। वो क्रॉस लेग्ड होकर बैठ गया और पता ही नहीं चला कि 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में हान ली के चेहरे पर कभी खुशी, कभी परेशानी जैसे कई तरह के एक्सप्रेशंस आते रहे। कभी कभी उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी दिखने लगीं। तीसरे दिन के आखिर में जाकर उसका चेहरा शांत हो गया। उसने आंखें खोली और गहरी सोच में डूबा नजर आया। उसने होंठ दबाए और थोड़ा अजीब अंदाज में बड़बड़ाया, ये सोर्ड फॉर्मेशन तो हद से ज्यादा जबरदस्त है। अगर मैंने इसे पूरी तरह से कल्टीवेट कर लिया और इसकी सिर्फ 1/3 ताकत भी हासिल हो गई तो मैं हेवनली साउथ रीजन में कहीं भी बेझिझक घूम सकता हूँ। हानली धीरे से सोचता रहा। लेकिन इस डिवाइन एबिलिटी को यूज़ करना कोई 2-4 साल का काम नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए कम से कम 100 सोर्ड लाइट्स की ज़रूरत होगी। अब समझ आया कि क्यों ये दोनों गोल्डन पेजेस एक दूसरे के पूरक थे। एक में इनकैंटेशंस थी और दूसरे में बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सोर्ड्स का जिक्र था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मुझे तो लगता है कि सोर्ड लाइट रिफ्लेक्शन टेक्निक इसी सोर्ड फॉर्मेशन के लिए बनाई गई थी, वरना फॉर्मेशन बन ही नहीं सकता। और हाँ, जितनी ज़्यादा पावरफुल फ्लाइंग सोर्ड्स होंगी और जितनी ज़्यादा सोर्ड लाइट्स होंगी उतना ही ज़्यादा ताकतवर ये सोर्ड फॉर्मेशन बनता जाएगा। हन ली को लगता था कि वक्त के साथ वो अपनी 72 क्लाउड स्वॉर्म सोर्ड्स से हर 1 से 4 सोर्ड लाइट रिफ्लेक्शंस बना पाएगा, जिससे कुल 360 सोर्ड लाइट्स का एक ग्रैंड सोर्ड फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर कोई मिड नेसेंट सोल कल्टिवेटर इस फॉर्मेशन में फंस गया तो वो सही सलामत बाहर नहीं निकल पाएगा। जान बची तो बड़ी बात होगी, और अगर उसकी कल्टीवेशन और आगे बढ़ी तो वो और भी ज़्यादा सोर्ड लाइट्स बना पाएगा, जिससे वो लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को भी मार सकेगा। लेकिन फॉर्मेशन बनाने के लिए जितनी सोर्ड लाइट्स चाहिए उसके लिए उसे बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सोर्ड्स को फिर से रिफाइन करना होगा, और इसके लिए एक खास मटेरियल चाहिए, ऑरिक एसेंस। हान ली इस मटेरियल को पहले से जानता था क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये होंड गोल्ड के नाम से मशहूर था। ये उतना ही रेयर था जितना कि वो रिफाइंड क्रिस्टल जो हान ली को आयरन फायर एंट से मिला था। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ऑरिक एसेंस उससे भी ज़्यादा कीमती है। अगर किसी ब्लेड टाइप मैजिक ट्रेजर को थोड़ी सी भी ऑरिक एसेंस से रिफाइन किया जाए तो उसकी धार कई गुना बढ़ जाती है, और सोर्ड या सेबर कल्टीवेटर्स के लिए ये बात सीधे उनकी जान से जुड़ी होती है। लेकिन ये बात हन ली के लिए बड़ी मुश्किल थी। चाहे हर सोर्ड को रिफाइन करने में ऑरिक एसेंस बहुत ही कम लगे, लेकिन 72 सोर्ड्स के लिए मिलाकर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हान ली को समझ नहीं आ रहा था कि इतना होंड गोल्ड लाए तो लाए कहाँ से, क्योंकि जैसे ही ऑरिक एसेंस कहीं मिलती है
लोग उसे या तो अपने मैजिक ट्रेजर में डाल देते हैं या फिर ज़रूरी सामान से ट्रेड कर लेते हैं। मतलब ये चीज़ कभी बचती ही नहीं। सिर्फ हेवनली साउथ रीजन ही नहीं, बल्कि स्कैटर्ड स्टार सीज जैसे अमीर इलाकों में भी ये मटेरियल मुश्किल से ही दिखता है। इसीलिए इससे ट्रेड करना भी नामुमकिन था। इसलिए फिलहाल ये ऑरिएट सोड फॉर्मेशन उसके लिए बस एक सपना बनकर रह गया था, जैसे पानी पर परछाई या आसमान में बादल। कुछ और देर अकेले सोचने के बाद हान ली बस हल्का सा मुस्कुराया और इस बात को फिलहाल के लिए टाल दिया। फिर उसने अपने स्टोरेज पाउच से एक जेड बॉक्स निकाला और जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर से सुनहरी रोशनी में चमकता एक गोल ऑर्ब दिखाई दिया। उसके साथ साथ हल्की सी गरजने जैसी आवाज भी आने लगी। सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स। हान ली की नजर जैसे ही इस रेयर ट्रेजर पर पड़ी, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अब उसकी कल्टीवेशन इतनी हो गई थी कि वो इन फ्लेम्स को रिफाइन करने की कोशिश कर सकता था। अगर वो ये कामयाबी से कर पाया तो शायद उसे हेवन वॉइड कॉल्ड्रन भी मिल सकता था। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं खत्म होता है। और हाँ, मैं इसका अगला पार्ट कल ही अपलोड कर दूंगा।